ये सूत्र है क्या, कहां से इनको खबर आती है सूत्रों से? जब हमारे नेता को पता नहीं है, महागठबंधन के नेताओं को पता नहीं है, श्री कृष्ण बाबू को मानने वाले लोग हैं, हमारे राष्ट्रकवि दिनकर हैं, उनको मानने वाले लोग हैं हम। प्रशांत किशोर जी को हम मानते थे कि राजनीतिक में वो बहुत परिपक्व होंगे, क्योंकि हम जो सुन रहे थे, देख रहे थे, लेकिन इस तरह के बयान से नजर आता है कि उनमें परिपक्वता की कमी है। नमस्ते, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। लगातार मैं बिहार के सीमांचल में ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूं और बिहार की राजनीति पर आते हैं कि बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है। बिहार की राजनीति में मीडिया चल रहा है और मीडिया पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्लास लगाएंगे अगर वो सरकार में आएंगे। दूसरा बहुत बड़ा चीज़ आया है, वो है सूत्र को लेकर के, जो मैं नहीं बोल सकता। खैर, इस पूरे मसले पर हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रवक्ता डॉक्टर आलोक राज जी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं। हमारा पहला सवाल है, आजकल तेजस्वी यादव जी मीडिया पर भड़के हुए हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, तेजस्वी यादव जी मीडिया पे नहीं भड़के। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के सभी लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का सम्मान करते हैं। तो कुछ मोदी मीडिया है, जो मीडिया वापस में ऐसी भ्रामक खबर चलाती है, ऐसी भ्रामक खबर चलाती है जिसका कोई हाथ पैर सिर नहीं होता। ये अपने टीआरपी के लिए एक खबर लिखेंगे सूत्रों के हवाले से, जबकि उस सूत्र का कोई हवाला नहीं होता। ये लोग अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए और दूसरे दल के इशारों पर इस तरह का खबर चलाते हैं। इसी के लिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि ये सूत्र है क्या, कहां से इनको खबर आती है सूत्रों से? जब हमारे नेता को पता नहीं है, महागठबंधन के नेताओं को पता नहीं है, तो ये कुछ पत्रकारों को सूत्रों से खबर कहां से मिल जाती है? तो ये पूरी तरह मन गढ़ंत खबर होती है, जिसके लिए हमारे आदरणीय नेता ने कहा है कि कोई सूत्र के हवाले से खबर नहीं निकलती है। एक मसला पूरे बिहार में चर्चे में आया था ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को लेकर के, और ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को लेकर के लगातार राजद और एक नेता हैं आशुतोष जी, उसमें वाद विवाद चल रहा था। इस पर क्या कहना है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल और आशुतोष जी में बात विवाद नहीं चल रही थी। हम आपको बता दें, स्वर्गीय ब्रह्मेश्वर मुखिया जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो जो लोग नहीं रहे उन पे बहुत टीका टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। जहाँ तक हमारे दल के प्रवक्ता हैं सरिता पासवान जी, उनका अपना विचार हो सकता है। हम स्पष्ट बोलते हैं, धारा दो होती है। कुछ के लिए कुछ लोग पूजनीय हो सकते हैं, तो किसी के लिए वो अपूजनीय भी हो सकते हैं। तो ये व्यक्ति विशेष पर मायने रखता है। सरिता पासवान जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे बहुत दिल का तार बनाया जाए। उनका अपना मंतव्य था कि ब्रह्मेश्वर मुखिया के संदर्भ में राष्ट्रीय जनता दल जो है, राष्ट्रीय जनता दल कभी भी ऐसे लोगों पर टीका टिप्पणी नहीं करती है जो इस दुनिया में नहीं रहे। आज ब्रह्मेश्वर मुखिया का हत्यारा कौन? ब्रह्मेश्वर मुखिया की जो हत्या हुई, उसका हत्या किसने किया? किस पर चार्जशीट, किस दल में है, कहां है और किस पार्टी में है? इसका जवाब ढूंढिए ना कि ब्रह्मेश्वर मुखिया के हत्यारे कहां हैं। ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या की गई, हत्यारा भी वही लोग हैं और उसी दल के लोग हैं और अभी सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। तो उन्हें ब्रह्मेश्वर मुखिया, आज तक ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में सजा क्यों नहीं हुई? आज तक अभियुक्तों को सजा क्यों नहीं? राज्य सरकार शिथिल क्यों? केंद्र में सीबीआई की जांच हुई, केंद्र में और राज्य में एक दल की सरकार, आज तक उस हत्याकांड की सजा क्यों नहीं सुनाई गई? ब्रह्मेश्वर मुखिया राजनीति करने के लिए, दो ध्रुव के धाराओं में उपमाद फैलाने के लिए, कहीं कुछ नहीं थी। ये प्लांटेड प्रोग्राम था कि ब्रह्मेश्वर मुखिया के नाम पर हमारे दल के सरिता पासवान जी ने कुछ बयान दिया। इसको कैसे हम हाईलाइटेड करें, ये मोदी मीडिया का दिमाग था। आशुतोष जी किसके इशारे पे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सभी लोग वाकिफ हैं। हम बता देते हैं कि सरिता पासवान जो बयान दिया, आदरणीय हमारे जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने कोई ऐसी बयान नहीं दी जिससे कुछ इस तरह का, लेकिन उनके विरोध में इस तरह का बयान दिया गया जो शोभा नहीं देता, बोलने में शर्मिंदगी महसूस होती है।
आप ब्रह्म ऋषि के वंशज हैं, सम्मान देना सीखिए। आपकी उत्पत्ति सम्मान देने के लिए हुआ है, ना कि अपना वाणी खराब करने के लिए हुआ है। हम श्री कृष्ण बाबू को मानने वाले लोग हैं, हमारे राष्ट्र कवि दिनकर हैं, उनको मानने वाले लोग हैं हम। तो हम इस विवाद में क्यों पड़े? ये तो प्लांटेड है कि कुछ लोगों ने प्लांट किया कि ब्रह्मेश्वर मुखिया की बातों को हवा दी जाए, और हम कहेंगे कि हमारे दल के नेताओं को भी इस तरह के बयानबाजी से परहेज करनी चाहिए। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार जी को एक गाड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया, जो वीडियो वायरल हुआ, इस पर क्या कहना है? देखिए, ये महागठबंधन का प्रोग्राम था, प्रोटोकॉल फिक्स होती है पहले ही। जो देखिए, उसमें जो भी सुरक्षाकर्मी थे वो राहुल गांधी के सुरक्षाकर्मी थे। उनको लोगों के, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक लिस्ट मुहैया कराई गई होगी कि इतने लोग ही रथ पर साथ में चलेंगे, तो उन्होंने उतने लोगों को ही रथ पर चढ़ने दिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप जो है जिन लोगों का लिस्ट दिए वही रथ पर चले। वो महागठबंधन का प्रोग्राम था, महागठबंधन के जो भी घटक दल के लोग थे सभी लोग शामिल थे। तो यह कोई मुद्दा ही नहीं है। क्या बोले, बेवजह, आज जो हमको बोले बेवजह कुछ प्रेस वालों के द्वारा इस तरह के मुद्दे को क्रिएट किया जाता है कि क्रिएट करना है कि क्या मुद्दा है। कन्हैया कुमार मुद्दा, कन्हैया जी उस दिन भी आदरणीय तेजस्वी यादव से मिले हैं, आदरणीय तेजस्वी यादव जी से बात किए हैं। कन्हैया कुमार ने भी बोला है ये कोई मुद्दा नहीं है। तो जब जो आदमी बोल रहा हो कोई मुद्दा नहीं है, तो इस मुद्दे को बेवजह तुल देने से क्या लाभ? अच्छा, प्रशांत किशोर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी को राबड़ी देवी का बहन बताया है, और राबड़ी देवी जी ने सदन में भी कहा था कि दिलीप जी उनके बड़े भाई हैं। तो जो प्रशांत किशोर राजनीति कर रहे हैं और उनके मेडिकल कॉलेज पर भी बयान खोला है, क्या लगता है राजद और भाजपा की साठगांठ है? मुझे इस बात पर प्रशांत किशोर जी के इस बयान पर हंसी आती है। प्रशांत किशोर जी को हम मानते थे कि राजनीतिक में वो बहुत परिपक्व होंगे, क्योंकि हम जो सुन रहे थे, देख रहे थे, लेकिन इस तरह के बयान से नजर आता है कि उनमें परिपक्वता की कमी है। स्ट्रेटजी दे देना, किसी दल को चुनाव जिता देना, स्ट्रेटजी दे देना, आदमी मुहैया करा देना, ये दोनों दो ध्रुव है मनीष जी। राजनीतिक दल चलाना, राजनीतिक दल के विचारधारा को मानना, भारतीय संविधान को मानना, उन्हें इसका ज्ञान नहीं है। तब शायद उन्हें इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि हमें किसी भी परिस्थिति में, हम राजनीतिक की विचारधारा अलग है हमारी, लेकिन हमें अपनी आपसी भाईचारा बरकरार रखनी चाहिए। लालू जी, राबड़ी देवी जी जो हैं सभी को सही सम्मान देते हैं। राबड़ी देवी ने दिलीप जायसवाल जी के विषय में बोला कि हमारे भाई हैं, तो जो भी राबड़ी देवी को बहन मानने के लिए तैयार है, राबड़ी देवी उसको भाई मानने के लिए तैयार है। कहीं कुछ नहीं है। हम बोल दिए कि हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन हम द्वेष की राजनीति नहीं करते, नफरत की राजनीति नहीं करते, हम प्यार की राजनीति करते हैं। और प्रशांत किशोर जी को ये समझ में आनी चाहिए कि नफरत की राजनीति हिंदुस्तान में नहीं चलती है, ये पाकिस्तान नहीं है। कुछ दिन में उनको समझ में आ जाएगा कि पैसे के बल पर वोटर को नहीं खरीदा जा सकता है। पैसे के बल पर आप जो है भीड़ जुटा सकते हैं, लेकिन पैसे के बल पर वोट नहीं खरीद सकते प्रशांत जी। ये जब विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा ना, तब प्रशांत जी को दिन में तारा दिख जाएगा कि वो कहाँ है। इस तरह की बात जो करते हैं ना, जो लोगों को बरगलाने की बात करते हैं, क्या आप किए हैं? आपने, आपकी महत्वाकांक्षा है ना, आप तो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए राजनीति में आए। आप बिहार के बदलाव के लिए कहां राजनीति में आए? आप तो अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर करते हैं। आप तो लीडर हैं ही नहीं। आप अपनी महत्वाकांक्षा को जाहिर कर कर बिहार को बर्बाद करना चाहते हैं। आपने जो किया है वो बिहार को बर्बाद करने का काम किए हैं प्रशांत किशोर जी। कहीं से पैसा ला रहे हैं, बिहार में पैसा बांट रहे हैं। पैसा के बल पर राजनीति होता है क्या? कौन नहीं जानता कि वो पैसा कहां है, किसका पैसा है? पूरा बिहार जानता है किसका पैसा है।
वैसे प्रशांत किशोर जी आए हैं राजनीतिक दल में, राजनीतिक दल बनाए हैं, मैं उनका स्वागत भी करता हूं, लेकिन मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि भारत की राजनीतिक दल की जो मर्यादा है उसको बरकरार रखें और भाईचारा बरकरार रखें। राजनीति आती जाती रहेगी, सत्ता आती जाती रहेगी, लेकिन संबंध बरकरार होना चाहिए। मुद्दे पे राजनीति होता है, व्यक्ति विशेष दुश्मनी पर राजनीति नहीं होता है। ये तो बीजेपी ने हिंदुस्तान में शुरू किया है, पाकिस्तान की राजनीति की तरफ व्यक्तिगत राजनीति। आज तक आपने देखा था कि नरेंद्र मोदी से पहले हिंदुस्तान में इस तरह की राजनीति थी? लोगों को याद आनी चाहिए किसी बिहार की धरती पर आदरणीय आडवाणी जी को रथ यात्रा के साथ रथ यात्रा में गिरफ्तार किया गया था, और आडवाणी जी की लड़की जब आई तो आदरणीय लालू यादव जी ने राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर से आडवाणी जी के लड़की को, जहां आडवाणी जी थे जिस कैंप जेल में, वहां भिजवाने का काम किया। हम इस विचारधारा जी के लिए लालू यादव जाने जाते। हम व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ते, हम मुद्दे की लड़ाई लड़ते हैं। तो लालू राबड़ी इस चीज के लिए जाने जाते हैं। एक यूट्यूबर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, नाम समझ गए होंगे, मैं नाम नहीं लूँगा, और अब वो जन सुराज में चले गए हैं और वो जन सुराज की तरफ से बैटिंग भी कर रहे हैं। और एक पल ऐसा आया था जब उन्होंने कहा था कि मैं तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। इस पर क्या कहना है? अच्छा, एक बात बताइए कि वो बोले कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनने नहीं दूंगा। बिहार की जनता ने तय करेगी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। जो व्यक्ति की अपनी ठीक नहीं कि कभी बीजेपी में, कभी जनस्वराज में, कल उस किस दल में होंगे, कहीं कल वो ये बयान न दे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होगा, किसी मंच पर वो ये कहते हुए नहीं आए कि बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। तो ऐसे लोगों के बयान पर टिप्पणी करने की जरूरत कहाँ? जो अपने बयान पर कायम नहीं रहते हैं, ऐसे लोगों के बयान पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। ये लोग तो अपनी दुकान चलाते हैं, ये लोग अपना दुकान चलाते हैं। इन लोगों को मनीष जी अपनी दुकान चलाने दीजिए। हम दुकान चलाने के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं कि अपनी दुकान चलाए। आप तो आंदोलन के लिए जाने जाते थे, वो भी कॉलेजों की राजनीति के लिए जाने जाते थे। बिहार की कॉलेजों की व्यवस्था बहुत सही नहीं है, यहाँ तो स्कूल की व्यवस्था अब सही नहीं रह रही है, सारे टीचर्स BLO बन के घूम रहे हैं। तो आखिर हायर एजुकेशन बिहार में कैसे सुधरेगी? एक बात मैं आपको बोल दूं कि बिहार में हर एक विश्वविद्यालयों में फर्जी डिग्री बांटी जा रही है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं कॉलेजेस पे। नीतीश कुमार बिहार के बच्चों को फर्जी डिग्री दे रहा। मैं प्रमाणित कर दूंगा, अगर है नीतीश जी में दम तो आके डिबेट करें। मैं प्रमाणित नहीं कर दिया कि बिहार के हर एक विश्वविद्यालय में फर्जी डिग्री दी जा रही है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। किसी भी विश्वविद्यालय में सही डिग्री नहीं दी जा रही है मनीष जी, फर्जी डिग्री दी जा रही है और बिहार के बच्चे के भविष्य को बर्बाद कर रही है बिहार सरकार। आपको हमें बता दो, मैं इसी के लेकर आप जो बोले कि आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, बीच में मैं इसी पर अध्ययन कर रहा था कि बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था का क्या स्तर जा रहा। जब मैंने अध्ययन किया तो मैं खुद मनीष जी आश्चर्यचकित हूं। बिहार में नई शिक्षा नीति लागू की गई। आपको मैं बता दूं कि बिहार के विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई। कई सेमेस्टर का एग्जाम हो गया। आप आश्चर्यचकित होंगे कि उसमें जो जो विषय को शामिल किया गया है विश्वविद्यालय में, उस विषय की टीचर ही नहीं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब टीचर ही नहीं है, विद्यार्थी की पढ़ाई ही नहीं हुई, तो सबसे पहले तो उस विषय का टीचर नहीं है तो उस विषय का मूल्यांकन कौन कर रहा है? उस विषय में छात्रों को नंबर कैसे मिल रहा है? छात्रों की पढ़ाई कैसी कराई जा रही है? हर एक बिहार के हर एक विश्वविद्यालयों में फर्जी डिग्री बांटी जा रही है। मेरा सीधा आरोप है बिहार सरकार पर कि जब आपकी तैयारी नहीं थी, बिना तैयारियों का आपने CBCS सिस्टम लागू कर दिया। आप बिहार के भविष्य के बच्चे को अंधकार में डाल दिया। ये हमें अगले 5 वर्ष में जाके अंदाजा होगा कि बिहार के बच्चे के भविष्य के साथ हमने किससे बर्बाद किया। मेरी एक और डिमांड है, जो सरकार को, आपके यहां जो है PG PhD किए हुए भी लोग बेरोजगार हैं, उन्हें बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं?
हर हाल में ग्रेजुएशन करने वाले व्यक्ति को 3,000 रुपया, पीजी करने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपया और पीएचडी करने वाले को 10,000 रुपया मासिक बेरोजगारी भत्ता मिलनी चाहिए। आप अगर रोजगार नहीं दे सकते तो उन्होंने शिक्षा अर्जित किया है, आप रोजगार नहीं दे सकते, आप नौकरी नहीं दे सकते, उन्हें भत्ता दीजिए। ऐसे तो सरकार का बजट गड़बड़ा जाएगा ना। अच्छा एक बात बताइए, सरकार का बजट गड़बड़ा जाएगा, हम फिर बोलते हैं आप उनसे या तो काम लीजिए या तो उनको पैसा दीजिए। आप शिक्षा के स्तर को कहां पहुंचा रहे हैं? आज क्या है, आप पीएचडी किए हुए व्यक्ति को भुंजा बेचते हुए देख सकते हैं बिहार में। कुछ ऐसे लोग हैं जो आर्थिक तंगी में जूझ रहे हैं, लोन लेके पढ़ाई किए हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगार हो गए हैं वो। तो बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था और बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः चौपट हो चुकी है। इसके लिए बिहार में एक आंदोलन की जरूरत है। जब शिक्षा का विकास किसी राज्य में हो जाएगा तो वो खुद उस राज्य का विकास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आखिरी सवाल करते हैं बिहार की सीमांचल से। आखिर बिहार के सीमांचल आते आते जहां राजद को मजबूत होना चाहिए, MY समीकरण यहाँ फिट बैठता है, मजबूत होना चाहिए, यहाँ कमज़ोर क्यों हो जाता है? देखिए, सीमांचल में राजद मजबूत है आज भी, लेकिन किसी परिस्थिति में कुछ हमारे बीच ही जयचंद उत्पन्न हो जाते हैं जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आरजेडी को कमजोर करना चाहते हैं। तो इस बार हमारा दल ने ऐसे लोगों को भी चिन्हित करने का काम कर रही है जो कुछ जयचंद हैं, इधर के उधर इधर के उधर करते हैं, ऐसे लोगों को भी चिन्हित करने की काम है। सीमांचल में हमारे कद्दावर नेता थे मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब, जिनकी कमी आज भी हमें खल रही है राष्ट्रीय जनता दल को, क्योंकि आज सीमांचल में उस ढंग का कोई लीडर नहीं है जो राष्ट्रीय जनता दल के सभी लोगों को एक सूत्र में बांध कर रख सके। और जिसके कारण क्या है कि सीमांचल पे आदरणीय हमारे, आप देखे होंगे कि बीच के कार्यकालों में हमारे आदरणीय नेता ने सीमांचल में काफ़ी समय दिया। इसका मुख्य वजह यही है कि जो हमारे दल में कुछ लोग हैं जो रूठे हैं, उन्हें हमें मनाने की ज़रूरत है, उन्हें दल में शामिल करने की ज़रूरत है, उन्हें अपनी विचारधारा में शामिल करने की ज़रूरत है। इसीलिए हमारे नेता सीमांचल पर समय दे रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि सीमांचल में आरजेडी की भारी बढ़त होगी और इस सीमांचल इलाके से पुनः जिस तरह पहले जदयू और बीजेपी का सुपरा साफ हो जाया करता था, इस चुनाव में भी सीमांचल से बीजेपी और जदयू का सुपरा साफ हो जाएगा और राष्ट्रीय जनता दल जो है सीमांचल में उभर कर सामने आएगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे राजद के जिला प्रवक्ता डॉक्टर आलोक राज जी, जिन्होंने अपनी बातों को बेबाकी ढंग से रखा। बहरहाल दर्शकों, आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।